हम पिछले क्लास में वर्क कैलकुलेट करने के सारे तरीके को सीख चुके थे। हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि पावर क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो जनरली पावर को लोग लिखते हैं एनर्जी बाय टाइम या वर्क बाय टाइम। ठीक, पावर दो तरह से डिफाइन किया गया बच्चे, एक है एवरेज पावर, दूसरा है इंस्टेंटेनियस पावर। जब किसी लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए आप वर्क बाय टाइम करते हो, जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके, प्रोजेक्टाइल मोशन में आप ऊपर प्रोजेक्ट किए, ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, ठीक ना। तो आपसे पूछेगा कि पूरे मोशन के ड्यूरेशन में पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ठीक ना। तो आप समझना ये एवरेज पावर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, और आपसे पूछे कि जब ऑब्जेक्ट किसी टॉप पॉइंट पर हो, जैसे आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे प्रोजेक्ट किए, ऑब्जेक्ट टॉप पॉइंट पर है मान लीजिए, ठीक। तो जब ऑब्जेक्ट टॉप पॉइंट पर है तब ग्रेविटेशनल पावर क्या है इस टॉप पॉइंट पर। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप समझना कि आपसे इंस्टेंटेनियस पावर पूछा जा रहा है। मतलब क्या है बच्चे कि किसी लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर पावर पूछा जा रहा है तो वो एवरेज पावर है, और किसी इंस्टेंट पर आपसे पावर पूछा जा रहा है मतलब वो इंस्टेंटेनियस पावर है। ठीक, देखना एवरेज पावर को आप डिफाइन करना वर्क बाय टाइम, ऐसे लिखना, क्या, वर्क बाय टाइम। और आप जानते हैं बच्चे कि पावर का एसआई यूनिट क्या है, पावर का एसआई यूनिट क्या है बच्चे, वाट, समझे ना। और एवरेज पावर को आप लिखना वर्क बाय टाइम। हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर पे। मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है एफ और कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, और आपसे पूछा इंस्टेंटेनियस पावर निकालो। आप लिखना पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। अब जरा ध्यान से देखो तो वर्क को आप लिख सकते हो एफ डॉट एस फोर्स वेक्टर बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टाइम टी। आप जरा बताना मुझे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा वेलोसिटी वेक्टर। आप लिखना इसको एफ डॉट वी, समझे। मतलब इंस्टेंटेनियस पावर को आप लिखेंगे फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, या इसी को आप लिखो एफ वी कॉस थीटा। समझना, आपको पावर निकालने का दो फॉर्मूला यहां पर मिल रहा है, या आपके पास वर्क और टाइम रहेगा तो डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, या आपके पास फोर्स वेक्टर हो और वेलोसिटी वेक्टर हो तो आप लिख सकते हैं फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, और यहां से निकल के आएगा इंस्टेंटेनियस पावर। क्या निकल के आएगा बच्चे, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक ना। या नहीं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो, और दोनों के बीच का एंगल हो, तो आप ये लगा सकते हैं एफ वी कॉस थीटा, और यहां से भी निकल के आएगा इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक, तो आप याद रखना इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए आपको फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक, देखिए दो आपके पास जनरल फॉर्मूला है यहां पर पावर निकालने का। कभी कभी क्या होगा कि आपको एनर्जी दे देगा, एनर्जी और टाइम में रिलेशन दे देगा, ठीक, और तब आपसे पूछा जाएगा पावर। तो आप एनर्जी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, और जैसे ही आप एनर्जी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वहां से भी निकल के आएगा पावर। ठीक, मतलब क्या है बच्चे कि मान लीजिए कि आपको दिया एनर्जी E इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पावर क्या होगा। अब देखिए पूछा है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पावर क्या होगा, मतलब ये जरूर इंस्टेंटेनियस पावर है, ठीक ना। तो आप लिखना dE बाई dt। पावर निकालने के लिए हमने एनर्जी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया बच्चे, और लिखा क्या, 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 8t,
अब जैसे ही आप इसमें टी का अलग अलग वैल्यू डालोगे तो अलग अलग टाइम पर इंस्टेंटेनियस पावर निकल के आता चला जाएगा। समझे? मतलब क्या है, पावर निकालने का ये सब जनरल फॉर्मूला है बच्चे। वर्क बाय टाइम एफ डॉट वी या डी बाई डी टी, एनर्जी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, ठीक ना। एक तरीका और है। एक तरीका क्या है कि अगर आपको कहीं एनर्जी और टाइम का ग्राफ गिवन हो, मान लीजिए ये टाइम है बच्चे और ये एनर्जी है, एनर्जी और टाइम का ग्राफ कुछ गिवन हो, तो आप ये भी नोट करके रखना कि एनर्जी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, मान लो ये थीटा है, तो जो टेन थीटा का वैल्यू होगा ये भी पावर देगा, ठीक। इसी को स्लोप भी बोलते हैं बच्चे, ठीक। तो ये सब छोटे छोटे पैमाने हैं, छोटे छोटे तरीके हैं पावर निकालने के। इसको आप अच्छे से लिखेंगे, 4 पॉइंट होना चाहिए आपके पास, वर्क बाय टाइम एफ डॉट वी डीई बाई डी टी और स्लोप ऑफ एनर्जी टाइम ग्राफ, ठीक। हम बढ़ते हैं थोड़ा सा एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक। आपसे पूछा जा रहा है कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के ड्यूरेशन में कितना पावर जनरेट होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आप ये नोटिस करना कि आपसे पूछा जा रहा है कितना पावर जनरेट होगा। आप पहले ये पता करो कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स कौन सा लग रहा है, ठीक ना। ऑब्जेक्ट पर फोर्स कौन सा लग रहा है ये पता करिए। जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा तभी वर्क होगा, तभी पावर जनरेट होगा, समझे। अब ध्यान से देखोगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे आप प्रोजेक्ट, मान लीजिए कि वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो, तो आप ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा बच्चे, फिर ऊपर से नीचे आएगा, ऐसे ऐसा ही कुछ होगा। तो पूरे वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट पर फोर्स कौन सा लगेगा, ग्रेविटेशनल का फोर्स, ठीक ना, ग्रेविटी का फोर्स। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा पूरे मोशन के ड्यूरेशन में। क्वेश्चन समझे? अब बताओ, एक कंप्लीट मोशन के ड्यूरेशन की बात कर रहा है, पूरा का पूरा कंप्लीट मोशन की बात कर रहा है, मतलब ये लंबे टाइम इंटरवल का बात कर रहा है बच्चे। और लंबे टाइम इंटरवल के लिए आपके पास एवरेज पावर डिफाइन है, ठीक। आपसे पूछा जा रहा है एवरेज ग्रेविटेशनल पावर, ठीक। तो आप सबसे पहले लिखिए फॉर्मूला। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वर्क बाय टाइम, ठीक। तो आप सबसे पहले पता करिए कि पूरे मोशन में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क किया है, वो वर्क निकाल के यहां डाल दीजिए, और मोशन कितने टाइम के लिए हुआ था वो टाइम यहां डाल दीजिए, पावर निकल जाएगा। तो देखो, मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका मास है m, इसको ऊपर फेंका गया u स्पीड से, ठीक। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है बच्चे, ऑब्जेक्ट ऊपर ऐसे जाता है फिर नीचे आएगा, ऐसे आया। तो आप बताओ, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक ऊपर गया है बच्चे और ऊपर से फिर नीचे आया है, सेम लेवल पर आया है, ठीक। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, आप जानते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चे, आप पढ़ चुके हैं, mgh। h क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। आप बताओ, आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, जिस लेवल से आप उसको फेंके थे उसी लेवल पर आकर रुका है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा ऑब्जेक्ट का वो जीरो हो जाएगा। जैसे ही h जीरो हुआ तो ग्रेविटेशनल वर्क होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा जीरो, क्योंकि जैसे यहाँ आप जीरो डालोगे पूरा का पूरा वर्क है जीरो। अब देखिए, आपको मिल गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो, तो पावर निकालने के लिए आप डायरेक्ट यहां डाल दीजिए जीरो बाय टाइम टी। कितना भी टाइम ले अब कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वर्क ही जीरो हो गया, तो पावर होगा जीरो।
बातों को समझना। मतलब पूरे मोशन के ड्यूरेशन में एवरेज पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ 0। हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर पर। मान लीजिए आपके इसी क्वेश्चन में वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में ही आपसे पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस पावर कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। ठीक, तो देखो इंस्टेंटेनियस पावर का आप फॉर्मूला लिखो जरा। क्या होता है? P इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, ऐसा होता है कुछ। आप जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे थे ऐसे, तो ऑब्जेक्ट ऊपर गया होगा फिर नीचे आया होगा ऐसे। तो ध्यान से देखना, प्रोजेक्शन पॉइंट पर जब आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे थे तो mg लग रहा था नीचे, ठीक, और वेलोसिटी था ऊपर। ठीक, तो ध्यान से देखो, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल क्या है बच्चे? 180 डिग्री। ठीक, जब ऑब्जेक्ट लौट के इसी पोजीशन पर आया तब वेलोसिटी भी इधर ही है और फोर्स वेक्टर भी इधर ही है। इस हालात में दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। अब ध्यान से देखना, अगर हमको पावर को मैक्सिमम करना है तो फोर्स को भी मैक्सिमम करना होगा, वेलोसिटी को भी मैक्सिमम करना होगा और कॉस थीटा को भी मैक्सिमम करना होगा। क्योंकि फोर्स यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बच्चे, और फोर्स हर समय कांस्टेंट होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर समय कांस्टेंट होगा मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन वाइज भी, डायरेक्शन भी नीचे लगेगा। तो वेरी कौन कौन कर रहा है? वेलोसिटी और एंगल। ध्यान से देखो, आपको पता है कि वेलोसिटी इसी पॉइंट पर मैक्सिमम होता है। जिस पॉइंट से आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो ना, उसी पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। ठीक, तो जरा ध्यान से देखना, वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम है, फोर्स तो कांस्टेंट है, यहां पर भी वेलोसिटी मैक्सिमम है, लेकिन यहां पर कॉस थीटा का वैल्यू 0 है बच्चे। थीटा का वैल्यू 0 है, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? 1। तो जब नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट तो यहां पर कितना हो गया? कॉस थीटा का वैल्यू 1, और यही कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब यहां पर पावर क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम है बच्चे, और यहां पर पावर होगा मिनिमम। मिनिमम क्यों? क्योंकि यहां पर थीटा का वैल्यू है 180 डिग्री। जैसे 180 डालोगे तो कॉस 180 -1, तो माइनस एफ भी आएगा। देखो इस पॉइंट पर थीटा क्या हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगा? माइनस एफ भी, और इस पॉइंट पर पावर क्या हो जाएगा बच्चे? एफ इंटू भी। तो देखो ये मैक्सिमम पावर है और ये मिनिमम पावर है। आप याद रखना कि प्रोजेक्शन पॉइंट पर ही पावर मैक्सिमम और मिनिमम होते हैं, और जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा तब पावर मैक्सिमम, और जब ऊपर जा रहा होगा तब पावर मिनिमम। ठीक, समझे बातों को? मतलब नेगेटिव साइन लेके बोला मैक्सिमम मिनिमम, समझना इस चीज को। ठीक ना, बढ़ते हैं आगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है बच्चे कि कोई एक कूली है जो किसी सूटकेस को उठा रहा है 2 मीटर ऊपर। ठीक, देखिए एक कूली है, एम मास के सूटकेस को 2 मीटर ऊपर लेके जा रहा है 1 मिनट में। फिर बाद में कोई दूसरा कूली आया और इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गया 2 मीटर ही 30 सेकेंड में। आपसे पूछ रहा है कि पावर डेवलप्ड बाय कूली क्या होगा, या दोनों का रेशियो क्या होगा। तो नोटिस करना, हमने कहा जब भी पावर आपसे पूछा जाए आप पहले फोर्स पता करना, उस पर फोर्स कितना लग रहा है ऑब्जेक्ट पर, किस फोर्स के कारण पावर पूछा जा रहा है, और जिस फोर्स के कारण पावर पूछा जा रहा है पहले उस फोर्स के कारण आपके ऑब्जेक्ट पर वर्क कितना हो रहा है ये पता करिए, फिर उस वर्क को टाइम से डिवाइड करिए तब मिलेगा पावर। लेकिन आज कूली के फोर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, तो ये नहीं बताया है कि कूली कितना फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा है। ठीक, ऐसे हालात में आप क्या करना कि
ध्यान से देखोगे तो कूली ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। आप ऑब्जेक्ट को ऊपर ऐसे उठा के लेके जा रहे हो, मतलब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। आप लिखना वर्क डन बाय कूली इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्या लिखोगे बच्चे? वर्क डन बाय कूली इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। और आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को जब ऊपर लेके जाते हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है? माइनस mgh। चलो निकाल ही लेते हैं पहले वर्क डन बाय कूली। आप लिखना वर्क डन बाय कूली इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। और ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हो तो वर्क होगा माइनस mgh वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस mgh। और देखिए दोनों केस में सेम ही हाइट तक ऊपर लेके जा रहे हैं। यहां पर भी 2 मीटर, यहां पर भी 2 मीटर। तो मास सेम है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम है, हाइट सेम है, तो वर्क दोनों केस में सेम हो जाएगा। हम पावर की बात करें तो पहले केस में पावर हम लिख रहे हैं, वर्क कितना आ गया? mgh। और पावर क्या होता है बच्चे? वर्क बाय टाइम। आप लिखोगे वर्क, और पहले केस में टाइम लिया है 1 मिनट का। 1 मिनट का मतलब क्या? 60 सेकेंड। डाल दे रहे हैं यहां 60 सेकेंड। दूसरे केस में अगर आप पावर निकालना चाह रहे हो तो वर्क दोनों केस में सेम है बच्चे, और टाइम लिया 30 सेकेंड का। और पूछा है कि रेशियो क्या होगा, तो रेशियो निकालने के लिए इसे डिवाइड कर दीजिए। mgh से mgh गया तो आया क्या? P1 बाय P2 इज इक्वल टू 30 बाय 60। इसको कैंसिल करोगे तो 1/2। दैट मीन्स 1:2। समझे? यहां पर समझना यह था कि वर्क डन बाय कूली कैसे निकालेंगे। समझे? बढ़े आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है। कुछ कह रहा है कि इस बार कोई मोटर है, ठीक ना? मोटर है, 2 बार वर्क किया है। एक बार 300 किलोग्राम वाटर को ऊपर लेके आया है नीचे से कुआं से 5 मिनट में, और दूसरे बार 50 किलोग्राम वाटर को लेकर आया है 2 मिनट में। क्वेश्चन समझना, एक मोटर था जो क्या किया कि 300 किलोग्राम वाटर लेके आया 5 मिनट में 100 मीटर के गहराई से, ठीक ना? और दूसरे बार में 50 किलोग्राम वाटर को लेकर आया है ऊपर, और इस बार 2 मिनट में लाया है। पूछा है दोनों केस में पावर का रेशियो। तो ध्यान से देखना। फिर इस केस में आपको ये नहीं बताया है कि आपका मोटर कितना फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट पर, ये पता नहीं है। तो ऐसे केस में देखो ध्यान से, जब वो वाटर को नीचे से ऊपर लेके आ रहा होगा तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा होगा। तो फिर से आप लिखना वर्क डन बाय मोटर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्या लिखेंगे बच्चे? वर्क डन बाय मोटर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। फिर तो पावर का रेशियो पूछा है, पावर निकाल के दोनों को डिवाइड करना है सिर्फ। चलें लिखें। देखिए लिख रहे हैं वर्क डन बाय मोटर इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, और ऊपर लेके आ रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा माइनस mgh, ठीक ना? क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस mgh। वर्क डन बाय मोटर यही होगा। अब दोनों केस में अलग अलग मास है तो अलग अलग आपको वर्क भी निकालना पड़ेगा। तो पहले केस में हम वर्क निकाल रहे हैं, पहले का मास कितना है? 300 किलोग्राम। तो 300, जी का वैल्यू है 10, और एच देखिए 100 मीटर ऊपर लेके आ रहा है, ठीक ना? एच का वैल्यू 100। कितना हो गया ये बच्चे? 3 पर 50, 1 2 3 4 50। इतना जूल वर्क किया पहले केस में। दूसरे केस में अगर आपको वर्क निकालना है तो दूसरे केस का इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। 50 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके आ रहा है बच्चे, एम के जगह पर डाल दीजिए 50, जी की जगह पर 10, और हाइट कितना है? हाइट तो फिर से उतना ही है 100 मीटर। क्या हो गया? 5 पर 40, 1 2 3 4 जूल, ठीक। अब पावर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चे? पावर इज इक्वल टू पहला वर्क बाय पहला टाइम। पहला वर्क कितना है? 3 पर 50, 1 2 3 4 50, और टाइम कितना लिया? 5 मिनट का, तो 5 × 60। दूसरे में बच्चे, दूसरे में वर्क निकालने के लिए आप लिखिए W2/T2, और दूसरे का वर्क कितना है? 5 पर 40, और टाइम कितना लिया बच्चे? 2 मिनट, तो 2 × 60।
अब डिवाइड कर दीजिए दोनों को, रेशियो पूछा है तो डिवाइड कर दे रहे हैं बच्चे। तो डिवाइड किया तो देखो 40 तो ये गया पहले, 60 से 60 भी गया, ठीक। तो बचा क्या, 5 से ये 30 भी गया 6 टाइम में, तो बच रहा है कितना बच्चे, 12/5। समझे। देखो ये 40 गया बच्चे इस 40 से। अब ध्यान से देखो 60 से 60 कंप्लीट गया है, 5 से ये 36 टाइम में चला गया, तो एक 5 बचा रह गया नीचे, ऊपर 6 बचा रह गया, ये वाला 2 बचा रह गया, ये 2 ऊपर गया, 6 × 2 12, और ये 5 नीचे रह गया। आया हमारा पावर का रेशियो कितना, 12/5। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3√x बाय √x + 1, ये है पावर का रेशियो। तो x का वैल्यू क्या डाला जाए यहां पर ताकि ये वैल्यू आ जाए, जरा ध्यान से देखो। x का वैल्यू अगर आप 16 डालोगे ना, क्या हो जाएगा, 3 × √16 बाय √16 + 1। देखो 3√16 का वैल्यू 4, तो 3 × 4 बाय 4 + 1, दैट मीन्स 12/5। समझे, मतलब x का वैल्यू क्या रहा होगा, 16। समझे, ये सब तो कोई क्वेश्चन नहीं, बहुत अद्भुत जैसा। अब है इंस्टेंटेनियस पावर। आप तो जानते हैं इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए क्या करना होता है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप लिखिए इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू F.V। फोर्स वेक्टर गिवन है साफ साफ यहां पर, 60 I कैप प्लस 15 J कैप माइनस 3 K कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, वेलोसिटी वेक्टर के साथ, और वो क्या है 2I माइनस 4J प्लस 5K। समझे, आप जरा डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 60 × 2 120, 15 × -4 -60, और -3 × 5 -15। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 45 वाट। पावर का यूनिट है ऐसा ही वाट, ठीक ना। समझे, तो 55 वाट, सॉरी 45 वाट। समझे कैसे, और इसको माइनस करोगे तो 60, फिर 60 में 15 माइनस करोगे 45। समझे ना। बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से रीड करिए। क्वेश्चन क्या है बच्चे, कि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई कांस्टेंट पावर अप्लाई किया जा रहा है, मतलब फोर्स लगाया होगा जिससे पावर डेवलप हुआ होगा। देखिए पावर का ऑरिजिन क्या है, फोर्स ही है। जब भी आपको पावर पूछे तो फोर्स के बारे में थोड़ा सोचिएगा, ठीक ना। कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट पावर अप्लाई किया जा रहा है, ठीक ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए क्या होगा। आखिरी लाइन में थोड़ा सा मिस्टेक है, लिखा है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल का पी लिखा है सिर्फ, ठीक है क्या, कि कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उस पर कोई कांस्टेंट पावर अप्लाई किया गया, किसी टाइम टी पर आपसे पावर और वेलोसिटी में रिलेशन पूछा जा रहा है, सॉरी टाइम और वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा गया है, ठीक। तो क्वेश्चन को समझना, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे m, इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया गया, इससे एक पावर डेवलप हुआ P0, ठीक ना। तो किसी टाइम t पर ऑब्जेक्ट कहीं पर होगा, यहाँ पर इसका वेलोसिटी भी है, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t लग गया है। आपसे पूछा है कि वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होगा। आप क्या करिए, इंस्टेंटेनियस पावर दिया है तो सबसे पहले आप पावर का फॉर्मूला लिखिए। हम लिख रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला P = F × V, लिखेंगे इसे। अब ध्यान से देखना बच्चे, हमको वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन चाहिए, तो यहां पर तो कुछ है नहीं वैसा, वेलोसिटी तो है टाइम तो है नहीं यहां पर। आप क्या करिए, फोर्स को लिख दीजिए m dV/dt। अब थोड़ा सा टाइम वगैरह दिखने लगा होगा आपको। अब आप क्या करना,
पी नोट इज इक्वल टू पी नोट बाय एम लिख दे रहा हूं इधर, इस एम को इधर कर दिया, वी डी वी बाई डी टी लिखिए आप। अब टी को भी इधर कर दीजिए, पी नोट बाय एम इंटू डी टी वी डी वी। अब देखिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में था शुरू में, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको इंटीग्रेट कर दिए 0 से किसी टाइम t पर कोई वेलोसिटी v होगा, और यहां पर भी लिखिए 0 से t। अब देखिए ये पूरा तो कांस्टेंट टर्म है, इसको जरा बाहर कर दीजिए, आप लिखिए पी नोट बाई एम डी टी का इंटीग्रेशन है 0 से t तक इज इक्वल टू, आप बताओ v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2, और यहां लिमिट डाल दीजिए 0 से v। क्या हो गया बच्चे, पी नोट बाय एम डी टी का इंटीग्रेशन t, लिमिट डाल दें 0 से t तक, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन तो कर ही चुके हैं एक बार, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर बाय 2। यहां पर डाल दें क्या, पी नोट बाय एम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पर v स्क्वायर बाय 2। क्या हो जाएगा ये, पी नोट टी बाई एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर, 2 को इधर कर दें तो 2 यहां आ जाएगा। ठीक, तो v का वैल्यू हमसे पूछा गया बच्चे, हम लिख रहे हैं यहां v इज इक्वल टू रूट अंडर 2 पी नोट बाई एम, टी को थोड़ा अलग करके लिख रहा हूं टी टू दी पावर 1/2। ठीक, देखो ये स्क्वायर था, इधर आएगा तो स्क्वायर रूट होगा, तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। देखो यहां पर क्या लिखा है कि वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, पी के आगे यही था, ठीक ना, तो किसके प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी भाई, वी टी टू दी पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल है, मतलब बी ऑप्शन है। ठीक, अब देखिए इसी तरह का क्वेश्चन जेईई मेन में कई बार आया, तो एक ही साथ ऐसे क्वेश्चन को कर लीजिए जो जो क्वेश्चन आया हुआ है। हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन है ऐसा हमारे पास, जरा इस क्वेश्चन को आप रीड करना। क्वेश्चन में सेम टू सेम लैंग्वेज है, सब कुछ सेम है, बस न्यूमेरिकल फिगर यहां पर दे दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है 0.2 किलोग्राम का, ठीक, और वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, उस पर एक कांस्टेंट पावर अप्लाई किया गया है 0.5 वाट का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पर उसका स्पीड क्या होगा। तो अभी अभी आप देखिए कि कोई ऑब्जेक्ट था जिसका मास था m, उस पर कांस्टेंट पावर p नोट अप्लाई किया गया था, और उसका वेलोसिटी और टाइम में आप रिलेशन निकाल चुके थे। ठीक, और रिलेशन क्या आया था बच्चे, रिलेशन था v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पी नोट बाई एम टी टू दी पावर 1/2। ठीक, वेलोसिटी और टाइम में यही रिलेशन था। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस ऑब्जेक्ट का मास है m, और m का वैल्यू दिया है 0.2, पावर भी दिया है, आपसे पूछा है t इक्वल टू 5 सेकेंड पर स्पीड बताओ। तो आप क्या करिए, इस सारे न्यूमेरिकल फिगर को इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है, क्वेश्चन सेम है और न्यूमेरिकल फिगर यहाँ दिया हुआ है, और वेलोसिटी पूछा है तो डाल दीजिए सीधे इसमें। ठीक, तो आप लिखिए v इज इक्वल टू 2 पी नोट का वैल्यू कितना है बाबू, जो पावर है वो है कितना 0.5 वाट, बाई मास कितना है 0.2, और टाइम कितना है बच्चे 5 सेकेंड का, क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 1/2। ठीक, जरा इसको सॉल्व करोगे आप तो डेसिमल से डेसिमल गया,
2 से 2 गया, बचा कितना, √5 इंटू, इधर बच रहा है बच्चे √5, तो √5 इंटू √5 क्या होता है भाई, 5। क्या होगा स्पीड, 5 मीटर पर सेकेंड। समझे, यही एडवांस 2013। समझे खेल को, एडवांस का क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो था नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। हम चलते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए अभी आप कर क्या रहे हो, आपको पावर कांस्टेंट दिया गया, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन पूछा गया है। क्वेश्चन इसी तरह से ढेर सारे जनरेट किया है आईआईटी नीट ने। कभी आपसे वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन पूछ रहा है, कभी आपसे डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन पूछेगा, कभी आपसे एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन पूछेगा। तो सारे का फॉर्मेट एक ही है, सब एक ही जैसा क्वेश्चन है, इसलिए वैसे क्वेश्चन को हम एक ही साथ कर रहे हैं। ठीक, देखना ध्यान से। इसमें क्या है कि कोई बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा है। ठीक, उस पर एक कांस्टेंट पावर लग रहा है, कोई मशीन उस पर पावर लगा रहा है, ऑब्वियसली फोर्स लगा रहा होगा, पावर जनरेट हो रहा होगा, उसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा होगा। तो हमसे पूछा है कि इस बार डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन बता के दिखाओ कि डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था बच्चे कि ऑब्जेक्ट का स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होगा, और आज सेम क्वेश्चन है, पूछ रहा है डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होगा। ठीक, तो ध्यान से देखना, आप लिखना v इज इक्वल टू √2p0 बाई m t⁻1/2। वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन तो आप निकाल चुके हैं। जब ऑब्जेक्ट पर पावर कांस्टेंट लग रहा होता है तब किसी टाइम t पर उसका वेलोसिटी क्या होता है, ये तो आप पहले से जानते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन बताओ। आप क्या करिए, वेलोसिटी को लिखिए dx बाई dt, ऐसा लिख सकते हैं बच्चे आप, इज इक्वल टू 2p0, ये कांस्टेंट पावर है और m ऑब्जेक्ट का मास है, t⁻1/2। बच्चे दिल के सच्चे, हम ऐसा लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू 2p0 बाई m t⁻1/2 इंटू dt। फिर अब इसको इंटीग्रेट कर ले रहे हैं, कहां से कहां तक, 0 से x तक। इसको भी इंटीग्रेट करो बच्चे, कहां से कहां तक, 0 से t तक। ठीक, जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो dx का इंटीग्रेशन x, और इधर क्या हो जाएगा बच्चे, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2p0 बाई m को ऐसे ही रहने दिया, t⁻1/2 प्लस 1, और नीचे आ जाएगा फिर से 1/2 प्लस 1। क्या होगा ये हो जाएगा 3/2। इसको सेट करके लिखेंगे तो यहाँ 2/3, तो x इज इक्वल टू आ गया 2/3 √2p0 बाई m, और t पर पावर कितना हो गया बच्चे, 3/2। ध्यान से देखो, डिस्टेंस और टाइम में ये रिलेशन है, तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होगा, और टाइम कह रहा है कि डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होगा, पूछ रहा है किस तरह से रिलेशन होगा। ठीक ना, आप लिखना डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन है बच्चे, डिस्टेंस t⁻3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, होगा कोई ना कोई ऑप्शन में बी। समझे, क्वेश्चन के मोड को समझो कि कभी वेलोसिटी का टाइम से रिलेशन पूछेगा, कभी डिस्टेंस का टाइम से रिलेशन पूछेगा, कभी एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है, कभी पावर भी पूछ सकता है। उसमें पावर कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरिएबल रहेगा। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या गया, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन, डिस्टेंस इज इक्वल टू t⁻3/2। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर हमारे पास पहले से लिखा हुआ है 19। कहाँ है 19, ठीक ना,
क्वेश्चन फिर से देखिए सेम है, कह रहा है कि 2 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो शुरू में रेस्ट में था, उस पर कोई कांस्टेंट पावर अप्लाई किया गया, पूछ रहा है t इक्वल टू 4 सेकेंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अभी अभी आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन निकाल चुके थे। क्या आया था बच्चे? आप लिखे थे x इज इक्वल टू 2/3 रूट अंडर 2p0 बाई m t टू द पावर 3/2। हमसे पूछा जा रहा है बच्चे कि t इक्वल टू 4 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा है, और पूछा जा रहा है हमसे क्या, अल्फा का वैल्यू पूछा गया होगा शायद, इन द वैल्यू ऑफ अल्फा पूछा गया होगा, ठीक, क्योंकि p तो पावर ही है और पावर कांस्टेंट ही होगा। हाँ, अल्फा का वैल्यू पूछा गया है, ठीक ना। ध्यान से देखना, सबसे पहले आप t इक्वल टू 4 सेकेंड पर डिस्टेंस निकाल लेना। सारा न्यूमेरिकल फिगर पुट कर दीजिए, मास का वैल्यू 2 किलोग्राम पुट कर दीजिए, पावर का वैल्यू p पुट कर दीजिए, और निकाल लीजिए डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन। क्या हो जाएगा? 2/3 2 p0 के जगह पर p, मास के जगह पर 2 और टाइम के जगह पर 4 सेकेंड, ठीक। अच्छा ध्यान से देखो, 4 को लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर, ये गया इससे, तो 2 टू द पावर 3 8 बचेगा यहां पर, ठीक ना। तो बचा क्या? x इज इक्वल टू, हम आगे लिख दे रहे हैं एक लाइन, 2/3। जरा बच्चा जी ध्यान से देखना, इस 2 को 2 से कैंसिल कर दें तो बचा रूट अंडर p, ठीक। यहां से निकल के आया था 8, इसका वैल्यू 8 आया बच्चे, इनटू लिख रहा हूं 8, आया क्या? 16/3 रूट अंडर p। अब यहां पर क्या लिखा है? x इक्वल टू है 1/3 अल्फा स्क्वायर इंटू p। हम इसको लिख सकते हैं 1/3 4 का स्क्वायर इंटू रूट p। दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू क्या है बच्चे? अल्फा का वैल्यू है 4। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये सब, तो नहीं, यही मेन का ही क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 20 क्या है कि फिर से कोई ऑब्जेक्ट है, कांस्टेंट पावर के साथ मूव कर रहा है, और लिखा है कि 9 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फिर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप लिखिए 2/3 रूट अंडर 2p0 बाई m t टू द पावर 3/2। सेम क्वेश्चन है बच्चे, हमको मास का वैल्यू दिया है 2 किलोग्राम, पावर 1 और टाइम का वैल्यू 9 सेकेंड। डाल देते हैं सब कुछ। 2/3 2, पावर का वैल्यू कितना है बच्चे? 1 जूल पर सेकेंड। मास का वैल्यू है 2 और टाइम लिखा है 9, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और टू द पावर 3/2। ऐसे देखो 9 था ना, तो 9 को लिखा 3 का स्क्वायर टू द पावर 3/2। एक ही बार में हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो 2 से 2 गया तो बचा क्या? यहाँ भी गया तो बच क्या रहा इधर? 2/3, ये तो 1 हो गया कटवट के, बचा 3 टू द पावर 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कटा इससे, आया कितना? 18 मीटर। समझे? ये सब एक टाइप के क्वेश्चन हैं। अब हम चल रहे हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको दिया गया है कि किसी ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट पावर अप्लाई किया जा रहा है, ठीक ना, और किसी टाइम t पर आपसे पूछा गया है कि फोर्स और टाइम के बीच का रिलेशन क्या होगा। ध्यान से देखना, ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं जो क्वेश्चन अभी आप कर रहे हो, ठीक ना। पहले पूछा था वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन, फिर पूछा डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन, आज पूछा है फोर्स और टाइम में रिलेशन। देखिए
आप वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन पहले ही निकाल चुके हैं, और वेलोसिटी से फोर्स पे जाने के लिए आपको सिर्फ एक्सेलरेशन चाहिए। तो वेलोसिटी को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, सब क्वेश्चन एक पैटर्न पर है। तो हम लिख रहे हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर 2p0 बाई एम टी टू दी पावर 1/2। आप ऐसा निकाल चुके हैं पीछे इस क्वेश्चन में। देखिए आप निकाल चुके हैं वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन। अब हम इसी रिलेशन का आगे इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे, और जैसे ही निकाला वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं बच्चे dv/dt, जो कि क्या हो जाएगा 2p0 बाई m 1/2 टी टू दी पावर 1/2 -1। इसको जरा आप लिखिए तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 को सामने लिखो जरा, 2p0 बाई m टी टू दी पावर -1/2। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। और ध्यान से देखोगे, जब इसको आप मास से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को भी अंदर कर दे रहे हैं, तो m/2 रूट अंडर 2p0 बाई m टी टू दी पावर -1/2। जरा इस दोनों को अंदर करो, तो m को अंदर करोगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, 2 को अंदर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। F इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 2p0, m को अंदर किया तो m स्क्वायर, 2 को अंदर किया तो 4, पहले से m था यहाँ पर, और टी टू दी पावर -1/2। m से m गया, इससे ये गया, तो बचा क्या, F इज इक्वल टू p0 m/2। हाँ, इंटू टी टू दी पावर -1/2। और पी नोट का वैल्यू क्वेश्चन में के गिवन है, तो आप डाल दीजिए एफ इज इक्वल टू रूट अंडर के m/2 टी टू दी पावर -1/2। ये फोर्स और टाइम में रिलेशन आ गया। ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर सी में। ठीक, बढ़े अगले क्वेश्चन पे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि आपको गिवन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और वो रेस्ट में है। इस पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हुआ जिससे इसके पास एक्सेलरेशन आया। जब फोर्स लगा तो किसी टाइम t के बाद इसका वेलोसिटी है v। तो आपसे पूछा है पावर डिलीवर टू द पार्टिकल क्या होगा, मतलब पावर पूछा है आपसे। और ध्यान से देखो, तो इस पर जब फोर्स लगा तो किसी टाइम t पर मतलब 0 से कुछ देर के बाद टाइम जब t हुआ तो इसका वेलोसिटी v हो गया है। मतलब ये क्या पूछा है, एवरेज पावर। ठीक, और एवरेज पावर निकालने के लिए आप लिखोगे वर्क बाय टाइम। देखिए हुआ क्या है, क्वेश्चन को समझिएगा जरा एक बार। मान लीजिए ऑब्जेक्ट का मास है m, इस पर कोई फोर्स लगा F। ठीक, और ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया है। इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी है v, और यहां से यहां तक आने में टाइम लगा है कैपिटल T। तो हमसे पूछा है पावर, मतलब देखो एक लंबे टाइम के लिए पावर पूछ रहा है हमसे, मतलब ये एवरेज पावर है। और एवरेज पावर को आप लिखोगे वर्क बाय टाइम। टाइम तो गिवन ही है। अब देखिए क्वेश्चन में वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं वर्क को फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और टाइम को t। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चे, हाफ m v²। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 0 बाय टाइम t। तो पावर निकल के आया m v² बाई 2t।
कुछ भी नहीं किया, बस वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क निकाल लिया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और टाइम गिवन ही था। समझे बच्चे? तो पावर आप ऐसे निकालोगे यहाँ पे। बढ़ते हैं इसके बाद। हाँ देखना क्वेश्चन क्या है, सभी क्वेश्चन एक पैटर्न से, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। इस बार क्वेश्चन क्या है कि कहीं से वाटर गिर रहा है ऐसे, हाँ वाटरफॉल हो रहा है ऊपर से नीचे ऐसे कुछ, ठीक ना, 60 मीटर के हाइट से गिर रहा है, ठीक। और कह रहा है कि गिरने का जो रेट है वो है 50 किलोग्राम पर सेकेंड। मान लीजिए यहाँ से वाटर गिर रहा है ऐसे किसी टरबाइन उर्बाइन पे, और यहाँ पर जो गिरने का रेट है वो है 50 किलोग्राम पर सेकेंड। मतलब m/t गिवन है कितना, 15 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक। और ये हाइट गिवन है कितना, 60 मीटर। पूछा क्या कि जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो टरबाइन के ब्लेड से टकरा रहा होगा ऐसे, ठीक। ब्लेड से टकराएगा तो टरबाइन का ब्लेड ऐसे से घूमेगा, तो कुछ ना कुछ पावर जनरेट होगा। तो ये कह रहा है कि जब ऊपर से वाटर गिर रहा है ना टरबाइन के ब्लेड पर, तो अपना वो 10% एनर्जी लॉस कर दे रहा है, तो कितना पावर टरबाइन में डेवलप होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर वो 10% एनर्जी लॉस ही कर दिया तो बचा उसके पास कितना, 90% एनर्जी। तो पावर कितना जनरेट होगा, उसके पावर के, वाटर के पावर का जो 90% वैल्यू होगा उतना ही पावर जनरेट हो पाएगा, क्योंकि 10% पावर तो लॉस कर चुका है। लिखना आप, पावर डेवलप्ड बाय टरबाइन इज इक्वल टू 90% ऑफ पावर डेवलप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। लिख रहे हैं इसे, टरबाइन का पावर क्या होगा, 90% पावर डेवलप बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। 10% पावर तो लॉस हो जा रहा है, तो 90% ही यूज में आएगा बाबू। आप लिखना 90/100 इंटू पावर डेवलप बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, mgh/t। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में m/t का वैल्यू पहले से गिवन है, h का वैल्यू गिवन है, g का वैल्यू गिवन है, डाल दे रहे हैं हम 90/100 इंटू m/t का वैल्यू कितना है 15, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 60। जरा इसको कैंसिल करो तो ये खत्म, तो बचा क्या, 90 इंटू 60, 6 इंटू 15, ये भी 90, तो 81 पर 20, मतलब 8.1 किलोवाट पावर जनरेट होगा टरबाइन में, ठीक। ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बाबू, कि पावर क्या होगा, कहाँ लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब तो आसान सा क्वेश्चन। हम बढ़ रहे हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा है क्या कि कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक। आप जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होता है तो मूव करने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी फोर्स का नाम mv²/r है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्कुलर पाथ पर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गिवन है, कुछ लिखा है n²r_t², ठीक ना। तो आपसे पूछा है कि पावर डेवलप्ड बाय दिस फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले आप लिखिए कि एक्सेलरेशन गिवन है कितना आपको, n²r_t²। एक्सेलरेशन से सबसे पहले आप क्या करिए, एक्सेलरेशन को लिखिए ऐसे, v²/r। अब देखना बच्चे, हम लिख सकते हैं यहां से v² इक्वल टू n²r_t का स्क्वायर, r का भी स्क्वायर, ये वाला r इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए, आप पावर निकालने का कई तरीका सीखे थे, 3 या 4, कौन कौन सा,
पहले था वर्क बाय टाइम, दूसरा था फोर्स इनटू वेलोसिटी, तीसरा क्या था बच्चे कि अगर आपको एनर्जी और टाइम में रिलेशन गिवन है तो एनर्जी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो पावर मिलेगा, और चौथा था कि एनर्जी और टाइम का ग्राफ गिवन है तो एनर्जी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वही पावर होगा। तो ध्यान से देखोगे ऑब्जेक्ट जब घूम रहा है सर्कुलर पाथ पर, उसका वेलोसिटी हमको भी मालूम है, ऐसा कुछ भी स्क्वायर। तो हम चाह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी निकालने। मान लो इसका मास है m, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लिख रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर के जगह पर ये पूरा का पूरा क्वांटिटी डाल दें हम, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालने में हम सफल रहेंगे, आराम से आप निकाल पाओगे ऐसा। अब देखियो एनर्जी मिल गया बच्चे। अब आप जानते हैं कि एनर्जी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर मिलेगा। आप लिखेंगे डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू पावर, और क्या हो जाएगा 1/2 एम एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t। तो टी 2 से 2 गया तो पावर निकल के आ गया एम एन स्क्वायर आर टी। समझे? आप इस तरह से भी पावर निकालोगे। देखिए हर एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। ठीक, यहां पर आपको पावर निकल के आ चुका है एम एन स्क्वायर आर टी। समझे कैसे किया? पहले काइनेटिक एनर्जी निकाला, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो पावर निकल गया। कुछ दिक्कत नहीं बाबू इस चीज में। बढ़ रहे हैं आगे थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है और इनिशियली था वो रेस्ट में, फिर उस पर कोई फोर्स लगा है, ठीक ना, और टी टाइम में वो वेलोसिटी भी अचीव कर लिया है। तो आपसे पूछा है इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा इस ऑब्जेक्ट का, मतलब पावर और टाइम में रिलेशन पूछा है। देखिए क्वेश्चन तो ऐसा रहता ही था, वेलोसिटी टाइम में रिलेशन, फोर्स टाइम में रिलेशन, इस बार पावर टाइम में रिलेशन है। इंफॉर्मेशन क्या दिया बच्चे कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, टी टाइम के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है v, यहां से यहां तक आने में टी टाइम लगा है, उसको कैपिटल टी दिया है तो कैपिटल टी ही लिख दे रहा हूं। हमसे पूछा है पावर और टाइम में रिलेशन, कैपिटल टी। अब ध्यान से देखिए, अब इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं पावर को F इंटू वी, लिखे ऐसा F इंटू वी। अब देखो आप ही बताना, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी नहीं है, इस बात को याद रखना। आप ये मत समझना कि ये दोनों वेलोसिटी सेम है, ये किसी टाइम t पर वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी पुट कर रहा हूं मैं। ठीक, तो सबसे पहले फोर्स को लिखने के लिए हम लिख रहे हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, और ये वाला वेलोसिटी भी हमको निकालना पड़ेगा। पहले इस रिलेशन से आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, और ए होगा क्या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टी, एक्सेलरेशन आया v बाई टी। ठीक, अब किसी टाइम t पर वेलोसिटी निकालो तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। होता है कि नहीं ऐसा बच्चा? अब देखो ध्यान से, u का वैल्यू 0, a का वैल्यू v, t टू t। ठीक, ये वाला ये वेलोसिटी है जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप निकाल रहे हैं। ऐसा करते हैं इसको v डैश लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। इसको लिख रहा हूं f v डैश। ठीक, अब ध्यान से देखना, पुट कर देने बस वैल्यू को, m a का वैल्यू डाल दें v बाई टी, और v डैश का वैल्यू डाल रहा हूं क्या v बाई टी इंटू स्मॉल टी। ये हो गया क्या m v स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू टी। देखिए होगा कोई ना कोई ऐसा, एम वी स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू टी। यह है इंस्टेंटेनियस पावर या पावर और टाइम में रिलेशन है। ठीक, समझे?
आसान खेल है ये सब बाबू, बढ़ें आगे। ये क्वेश्चन तो करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन भी रहने देते हैं बच्चे, हम आते हैं इस क्वेश्चन। देखिए फिर ये क्वेश्चन तो सिमिलर क्वेश्चन है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ऐसे एम मास का ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव कर रहा है। आपसे पूछा है कि पावर क्या होगा। हाँ, तो पावर के लिए आप ऐसा क्वेश्चन किए हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होता है, उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी यहाँ पर गिवन है, ठीक ना। तो पावर निकालने के लिए पहले आप काइनेटिक एनर्जी निकाले थे, एनर्जी को फिर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, तो यहाँ पर भी वही करिए। देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गिवन है A इज इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, V स्क्वायर बाय आर इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। यहाँ से स्पीड निकल गया उसका। अब स्पीड निकला तो काइनेटिक एनर्जी हम लिख रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और V के जगह पर ये पूरा वैल्यू डाल दीजिए, के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। अब पावर के लिए क्या करोगे आप, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो डिफ्रेंशिएशन करोगे काइनेटिक एनर्जी का, तो ध्यान से देखोगे ये पूरा टर्म तो कांस्टेंट ही है, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ टी स्क्वायर का होने वाला है, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 2t। आप लिखो हाफ एम के स्क्वायर टी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 2t, इस 2 से ये 2 गया तो पावर निकल के आया एम के स्क्वायर आर स्क्वायर, ये टी 2 बार हमने लिख दिया गलती से, ठीक ना। ठीक, ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन होगा, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, ये वाला ऑप्शन है। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी था एक जेईई मेन में ही, वो कोई बहुत बुरा तो क्वेश्चन ये सब है नहीं। चलते हैं आगे। देखिए अब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 किलोग्राम, ठीक, और उस पर फोर्स लग रहा है, कुछ फोर्स और टाइम में रिलेशन गिवन है, हमसे पूछा है पावर बताइए। देखिए फोर्स और टाइम में रिलेशन है, और पावर और टाइम में रिलेशन पूछ रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर ही पूछ रहा है। और उसके लिए पहले आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, फिर आप लिखिएगा पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ऐसे लिखेंगे। तो पहले हम फोर्स से वेलोसिटी निकाल ले रहे हैं, 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप, सॉरी पहले बार में टी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर 6t आई कैप है, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू 6t आई कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप इंटू डी टी बाई एम। एम का वैल्यू कितना है 2 किलोग्राम, तो 2 यहाँ डाल दे रहे हैं, ठीक। 2 से इसको सॉल्व भी कर दो, 3 आ जाएगा। अब v इक्वल टू क्या करोगे, जरा इसको इंटीग्रेट करिए, तो 3t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 आई कैप प्लस 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 जे कैप, ठीक। 3 से 3 गया तो वेलोसिटी आ गया टी स्क्वायर बाय 2 आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। अब जैसे ही वेलोसिटी निकला आप यहाँ डाल दीजिए, अपने आप निकल जाएगा पावर। जरा कराइए डॉट प्रोडक्ट, तो ध्यान से देखो, आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो 3t स्क्वायर, तो एक बार लिख ही दे रहा हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो सकता है बच्चा, ऐसे लिख रहा हूँ पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, और एफ को लिख रहे हैं बच्चे क्या 6t आई कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट है हमारा 3 बाई टी स्क्वायर आई कैप
प्लस टी क्यूब जे कैप के साथ, समझे। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब प्लस 6 इंटू 1 6 टी टू द पावर 2 और टी टू पावर 3 टी टू द पावर 5। ऐसा है कोई ऑप्शन में? 9 टी टू द पावर 5 और 6 टी टू द पावर 9 टी टू द पावर 3 और 6 टी टू द पावर 5 है तो ऑप्शन में, तो शायद यही ऑप्शन होगा। ठीक, समझे। ये नॉर्मल है, कुछ ने कुछ फोर्स से वेलोसिटी निकाल लिया और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट कर दिया फोर्स के साथ, और आई को आई के साथ और जे को जे के साथ मल्टीप्लाई किया। बच्चे बढ़ रहे हैं हम आगे। देखिए 3 क्वेश्चन हम छोड़े हैं, वो क्वेश्चन क्यों छोड़े हैं बताऊंगा बाद में। अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है कि एक एलिवेटर है, कोई एक लिफ्ट है। ठीक, लिफ्ट किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा है ऐसे। इसका मास है 1400 किलोग्राम और रजिस्टिंग फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है जो फ्रिक्शनल फोर्स तो नीचे ही लगेगा बच्चे। फ्रिक्शनल फोर्स है 2000 न्यूटन। हमसे पूछा है पावर बताइए ऑब्जेक्ट का, इस फोर्स के द्वारा जो पावर डेवलप होगा वो पावर बताइए अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। जरा क्वेश्चन को पढ़िए। देखो, अगर इस फोर्स का पावर पूछ रहा है हमसे और ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रहा है। ठीक, मतलब ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, तभी यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रहा है। अब ध्यान से देखो, पहले नेट फोर्स 0 करके ये वाला फोर्स निकाल लीजिए। इतना मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लगेगा, तो वो वाला फोर्स लिखो F इज इक्वल टू, यही फोर्स इस दोनों को बैलेंस करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को और फ्रिक्शनल फोर्स को। आप लिखना F इज इक्वल टू mg प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। mg का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 पर 30 प्लस 2000, ये हो गया कितना, 16,000 न्यूटन। देखो ये वाला फोर्स निकल गया जिस फोर्स के कारण एलिवेटर ऊपर जा रहा है। अब हमसे पूछा है पावर, तो पावर को हम डायरेक्ट लिखेंगे F भी, और फोर्स है क्या 16,000 इंटू वेलोसिटी है 3, तो पावर हो जाएगा 48,000 वाट। समझे क्वेश्चन क्या था, कोई एलिवेटर है उसको F फोर्स लगा के कोई ऊपर लेके जा रहा है और नीचे लग रहा है रेजिस्टिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसी फोर्स से कितना पावर डेवलप हुआ है तो ये पूछा है। जिस फोर्स से पावर पूछा वो फोर्स ले लिया और वेलोसिटी ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया बस। समझे, बढ़ रहे हैं आगे। फिर वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको एक इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे खींचा जा रहा है F फोर्स लगा के। ठीक, ये एंगल है 30 डिग्री। क्वेश्चन को पढ़िए। एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है, 1 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है कि पावर कितना डेवलप होगा इस फोर्स के द्वारा। ये नोटिस करना कि इस फोर्स के कारण पावर पूछ रहा है 10 सेकेंड के अंदर। ठीक ना 10 सेकेंड के अंदर पावर कितना डेवलप होगा। तो आप दो काम करिए, जिस फोर्स के कारण आपसे पावर पूछा जा रहा है वो फोर्स निकाल लीजिए और ऑब्जेक्ट का 10 सेकेंड पर वेलोसिटी निकाल लीजिए, फिर पावर इक्वल टू F इंटू वी कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। देखिए पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। इस पर फोर्स लग रहा होगा mg साइन थीटा, नीचे mg साइन थीटा, और फोर्स ये F ऊपर लग रहा है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऊपर है, हम लिखें ऐसा F
माइनस एम जी साइन थीटा या 30 डिग्री इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एम ए। ठीक, मास गिवन है ऑब्जेक्ट का, सब कुछ पुट कर दे रहे हैं। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी साइन 30, मास का वैल्यू है 5, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 1, प्लस मास का वैल्यू है 5, जी का वैल्यू 10 और साइन 30 का वैल्यू ऐसे कुछ, इसको इससे कैंसिल कर दिया तो 5 प्लस 25 तो आया 30 न्यूटन। देखिए, जिस फोर्स से आप ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच रहे हो उस फोर्स का वैल्यू आ गया 30 न्यूटन का। ठीक ना, अब पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए t इक्वल टू 10 सेकेंड पर। तो हम वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं u प्लस ए टी का। ठीक, u तो 0 है, a का वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड और t का वैल्यू है 10, तो वेलोसिटी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप पावर लिखिए F इंटू वी, तो फोर्स है कितना बच्चे 30 और वेलोसिटी है 10, आया कितना 300 वाट। ठीक, ये सब तो बहुत आसान जैसा क्वेश्चन, बस न्यूमेरिकल फिगर पुट कर रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं।